हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता। तो ये है 16th एंड 17th ऑफ मे के करंट अफेयर्स गाइज। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं गाइज, इनको डेली बेसिस पर कवर करते रहिए जिससे आपके सारे करंट अफेयर्स कवर हो जाएं। और इससे आने वाले एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे कोई मेंस का एग्जाम हो, सभी एग्जाम्स में आप सभी तरह के सवाल करके आ पाएंगे। गाइज बताना चाहूँगा, अगर आपने लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ साथ लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, तो इसको जरूर ज्वाइन कर लेना। इसको ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोअर पीसीएस मेंस के लिए, एफआरओ मेंस के लिए फुल प्रिपरेशन बैच चल रहा है। तो जो भी कैंडिडेट्स, जो भी विलिंग कैंडिडेट्स हैं, जो लोअर पीसीएस मेंस की, एफआरओ मेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या अपनी परफॉर्मेंस टेस्ट करना चाहते हैं टेस्ट सीरीज़ के थ्रू, तो वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं या फुल प्रिपरेशन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आप मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आज 16th एंड 17th ऑफ मे के करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले न्यूज़ आ रही है ज्योग्राफी से कि मानसून टू अराइव अर्ली ओवर केरला, यानी केरला के पास जो मानसून आएगा सबसे पहले, क्योंकि केरला में ही मानसून टकराता है हर साल। 1 जून की जो स्पेसिफिक डेट है कि 1 जून को केरला में मानसून टकराता है, तो अब वो कह रहे हैं कि मानसून जल्दी आएगा। तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का कहना ये है कि वो एक 4 डे विंडो लेके चल रहे हैं जिसमें ये फोरकास्ट की जा रही है कि केरला में मानसून जो है उसकी दस्तक जल्दी हो सकती है। तो 6 प्रेडिक्टर्स हैं, यानी कि 6 चीज़ें हैं जिससे कि वो भविष्यवाणी करता है आईएमडी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो वो 6 प्रेडिक्टर्स क्या हैं? एक तो वो देखता है मिनिमम टेम्परेचर ओवर नॉर्थ वेस्ट इंडिया, कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया पे जो न्यूनतम तापमान है वो क्या है। उसके बाद फिर देखता है वो प्री मानसून रेनफॉल देखता है। उसका पीक देखता है कहाँ पे? साउथ पेनिनसुला पे, यानी कि जो दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत है भारत का। तो प्रायद्वीपीय भारत पे प्री मानसून रेनफॉल का जो पीक आएगा वो कब आता है, तो वो देखता है। फिर आउटगोइंग जो लॉन्ग वेव रेडिएशन है साउथ चाइना सी पे, उसको देखेगा। लोअर ट्रोपोस्फेरिकल जोनल विंड जो है साउथ ईस्ट इंडियन ओशन पे, उसको देखेगा। फिर अपर ट्रोपोस्फेरिकल जोनल विंड ईस्ट इक्वेटोरियल इंडियन ओशन पे। और आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन साउथ वेस्ट पैसिफिक रीजन पे। यानी कि जो पैसिफिक रीजन है, इंडियन ओशन रीजन है, इंडिया का जो पेनिनसुलर पार्ट है और नॉर्थ वेस्ट पार्ट है, ये 3-4 रीजन्स ऐसे हैं, 4 रीजन्स ऐसे हैं जिनको देखकर ये प्रेडिक्ट लगाया जाता है कि मानसून कब आएगा भारत में। आईएमडी हैज़ फॉरकास्ट अ नॉर्मल मानसून फॉर दिस ईयर। तो इस साल के लिए नॉर्मल मानसून की घोषणा की गई है, विद द कंट्री एक्सपेक्टेड टू गेट 99% ऑफ द लॉन्ग पीरियड एवरेज। तो जो भी लॉन्ग पीरियड एवरेज है जिसको 87 सेंटीमीटर कर दिया गया है, तो 87 सेंटीमीटर का 99% उम्मीद है कि बारिश भारत में होगी। द नॉर्मल मानसून इज प्रीमाइज्ड ऑन द एब्सेंस ऑफ एन एल नीनो। नॉर्मल मानसून इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये माना जा रहा है कि इस साल एल नीनो का साल नहीं है। एल नीनो एक फिनोमिना है जिससे कि सेंट्रल पैसिफिक ओशन बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, जिसके वजह से जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, साउथ अमेरिका जो महाद्वीप है, वहाँ बारिश होती है और भारत सूखा रह जाता है। विद द वार्मिंग ऑफ द सेंट्रल पैसिफिक एंड ड्राइंग अप ऑफ रेन ओवर नॉर्थ वेस्ट इंडिया, जिससे कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया बारिश नहीं हो पाती मानसून मंथ्स में, और सारी बारिश चिले में और बोलीविया का जो पेरू का जो रीजन है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, वहाँ पे हो जाती है। नेक्स्ट आ रहा है GS2 की। अगर हम न्यूज़ देखें तो चाइना, रशिया और पाकिस्तान SCO का जो एंटी टेरर मीट है दिल्ली में, उसको अटेंड करेंगे। तो फर्स्ट सच ऑफिशियल डिस्कशन इन इंडिया सिंस LAC स्टैंड ऑफ इन यूक्रेन इन्वेजन। देखिए अब यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो चाइना के साथ भारत 2020 से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल लद्दाख में स्टैंड ऑफ पे है, 15 जून 2020 से। और रशिया और यूक्रेन अभी युद्ध में इन्वॉल्व है। तो इन दोनों को अगर हम देखें तो चाइना और रशिया और पाकिस्तान भी SCO की, जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो एंटी टेररिस्ट जो मीट है जो दिल्ली में होने जा रही है, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो काउंटर टेररिज्म टीम्स जो हैं, जो कि रशिया से आएगी, चाइना से आएगी, पाकिस्तान से, और जितने भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं 5, उनसे वो सब दिल्ली में इकट्ठा होगा अहेड ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर। तो SCO की जो एंटी टेरर स्ट्रक्चर है उसका नाम RATS है, RATS, रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर, जो मीटिंग इंडिया होस्ट करने जा रहा है 16 मई से 19 मई के बीच में। इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू होस्ट द SCO समिट इन 2023। इंडिया SCO की जो समिट होगी वो 2023 में, यानी अगले साल इसको होस्ट करेगा, विच वुड सी लीडर्स ऑफ द 8 मेंबर्स ग्रुपिंग। जो SCO है उसमें 8 मेंबर्स हैं, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। और ये सभी लोग न्यू दिल्ली ट्रैवल करेंगे इन 2023 में। अक्टूबर में जॉइंट एंटी टेररिस्ट एक्सरसाइज टाइटल्ड मानेसर एंटी टेरर 2022 विल बी हेल्ड। अब ये माना जा रहा है कि अक्टूबर के महीने में 2022 में एक जॉइंट एंटी टेररिस्ट एक्सरसाइज होगी जिसका नाम होगा मानेसर एंटी टेरर 2022। तो सवाल इस तरह से पूछा सकता है कि मानेसर एंटी टेरर 2022 ये जो एक्सरसाइज है ये किसके द्वारा की गई है? तो ये SCO कंट्रीज़ के द्वारा की गई है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, के कंट्रीज़ के द्वारा ये की गई है।
विल बी हेल्ड ऑन द एनएसजी ट्रेनिंग कैंपस। तो ये कहाँ पे होगा? जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स का जो ट्रेनिंग कैंपस है मानेसर में, जो दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में पड़ता है, हरियाणा के एरिया में, विल बी फॉलोड बाय अनदर जॉइंट बॉर्डर ऑपरेशन। और दूसरा जो जॉइंट बॉर्डर ऑपरेशन होगा एससीओ मेंबर स्टेट्स का, उसको बोलते हैं फ्रेंडशिप बॉर्डर 2022 इन कजाकिस्तान, वो इस साल के अंत में होगा, लेटर दिस ईयर। बोथ एक्सरसाइजेज वर डिसाइडेड एट अ मीटिंग ऑफ एससीओ रैट्स इन ताशकंद। तो एससीओ रैट्स का हेडक्वार्टर भी ताशकंद में ही है, उज्बेकिस्तान में। तो वहाँ पर ये दोनों जो एक्सरसाइजेज थी वो डिसाइड की गई 25 मार्च को इस साल, विच वाज चेयर्ड बाय इंडिया, जिसको इंडिया ने चेयर किया था। दो इनकी एक्सरसाइज होने जा रही हैं, एक तो मानेसर एंटी टेरर 2022 और एक फ्रेंडशिप बॉर्डर 2022। तो ये दोनों एक्सरसाइजेज जो हैं ये एससीओ से रिलेटेड हैं, इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है डिबेट ऑन द नेशनल लैंग्वेज। अगर नेशनल लैंग्वेज की बात करें तो नेशनल लैंग्वेज का इशू वापस से न्यूज़ में है। वापस से बात ये उठ रही है कि हिंदी को एक नेशनल लैंग्वेज बता दी जाएगी। भारत की कोई भी अभी तक नेशनल भाषा नहीं है, नेशनल लैंग्वेज नहीं है, राष्ट्रभाषा नहीं है। हमारी जो आधिकारिक भाषा है, जो राजभाषा है, वो हिंदी है। तो बात बार बार उठती है कि राष्ट्रभाषा को भी डिक्लेयर किया जाना चाहिए, जो इंडिया में अब तक नहीं है। अंडर आर्टिकल 343 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन शैल बी हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट। तो आर्टिकल 343 के तहत जो ऑफिशियल लैंग्वेज है भारत की, यूनियन की, वो हिंदी है देवनागरी स्क्रिप्ट में। ये ऑफिशियल लैंग्वेज की बात कर रहा है, राजभाषा की बात कर रहा है, राष्ट्रभाषा की बात नहीं कर रहा। नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। द इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ इंडियन न्यूमरल्स विल बी यूज फॉर ऑफिशियल पर्पसेज। जो इंटरनेशनल फॉर्म है इंडियन न्यूमरल्स के, यानी कि 1 2 इस तरह से जो 3 4 लिखा जाता है, तो इस तरह से जो इंटरनेशनल न्यूमरल्स हैं इसको यूज़ किया जाएगा ऑफिशियल पर्पसेज के लिए। द ऑफिशियल लैंग्वेज इशू वॉज हॉटली डिबेटेड। देखिए जो ऑफिशियल लैंग्वेज का इशू है बहुत गंभीरता से डिस्कस किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, संविधान सभा में। एंड द प्रोविजंस रिलेटिंग टू इट वर फॉर्मुलेटेड ओनली आफ्टर अ कॉम्प्रोमाइज दैट इंग्लिश शैल कंटिन्यू टू बी यूज फॉर 15 ईयर्स। पहले ये जब इसमें वहाँ जिस टाइम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इस चीज़ पे डिस्कशन कर रही थी कि भारत की लैंग्वेज क्या होगी, तो उस टाइम पे इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रहा था। जो साउथ के स्टेट्स के जो कैंडिडेट्स वहाँ पे चुन के आए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उनका कहना ये था कि हिंदी वे लोग नहीं बोलते हैं, हिंदी एक सभी लोगों की भाषा नहीं है, इसलिए हिंदी को उस टाइम पे राष्ट्रभाषा घोषित करना गलत है। इंग्लिश को एक लैंग्वेज मान के चलिए, जिससे कि इंग्लिश के वजह से, क्योंकि सभी लोग लिंक हो सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन सेड दैट आफ्टर 15 ईयर्स, तो पहले ये कहा गया कि 1950 में जब कानून लागू हुआ या संविधान जब लागू हुआ, तो 1950 से लेकर 15 साल तक 1965 तक इंग्लिश एक ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में रहेगी, जो लिंक करेगी यूनियन को और अलग अलग स्टेट्स को। और 1965 के बाद इस चीज़ पर पुनर्विचार किया जाएगा और पार्लियामेंट को ये पावर दी गई कि वो वापस से पुनर्विचार करके हिंदी को या किसी दूसरी भाषा को लैंग्वेज डिक्लेयर कर सकती है। द कॉन्स्टिट्यूशन सेड दैट आफ्टर 15 ईयर्स पार्लियामेंट मे बाय लॉ डिसाइड ऑन द यूज़ ऑफ इंग्लिश। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने ये भी कहा कि 15 साल बाद, यानी कि 1965 के बाद, पार्लियामेंट जो है कानून के द्वारा ये डिसाइड कर सकती है कि क्या इंग्लिश को यूज़ किया जाना चाहिए। एंड द यूज़ ऑफ द देवनागरी फॉर्म ऑफ नंबर्स फॉर स्पेसिफाइड पर्पसेज। और देवनागरी फॉर्म के जो नंबर्स होते हैं क्या उनको भी यूज़ कर सकते हैं स्पेसिफाइड पर्पसेज के लिए। तो इस चीज़ के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया। जवाहरलाल नेहरू हैड गिवन एन एश्योरेंस इन 1959 दैट इंग्लिश वुड रिमेन इन ऑफिशियल यूज़। अब जवाहरलाल नेहरू ने उस टाइम पे जो भी गतिविधियाँ चल रही थी, कंडीशंस चल रही थी उस टाइम पे कंट्री में, तो 1959 में जवाहरलाल नेहरू ने ये कह दिया कि इंग्लिश जो है ऑफिशियल यूज़ में रहेगी। जबकि जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट आया 1963 का, उसने इस चीज़ को अडॉप्ट नहीं किया। उसमें ये नहीं लिखा गया एक्ट के अंदर जो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। तो इसके वजह से तमिलनाडु में जो थे, तमिलनाडु में दिक्कतें आने लगी। तमिलनाडु के लोग जो हैं इसके अगेंस्ट होने लगे। तो वायलेंट प्रोटेस्ट होने लगे स्टेट में इन जनवरी 1965। तो जनवरी 1965 में तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट होने लगा। व्हेन द ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स वर फ्रेम्ड इन 1976 इट वॉज मेड क्लियर दैट द रूल्स अप्लाई टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट तमिलनाडु। उसके बाद फिर जब ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स आए 1976 में, तो उस टाइम पे ये कहा गया कि ये रूल्स पूरे भारत में तो अप्लाई होंगे, लेकिन तमिलनाडु में अप्लाई नहीं होंगे। फिर बात आती है कि 8th शेड्यूल क्या है। तो 8th शेड्यूल कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस इन द कंट्री। देखिए 8th शेड्यूल जो है वो एक लिस्ट कंटेन करता है। शेड्यूल्स के अंदर ज़्यादातर लिस्ट सी होती हैं, जिसमें वो लिस्ट है कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज करता है। तो शुरुआत में 14 लैंग्वेजेस होते थे शेड्यूल में, लेकिन इस टाइम पे 22 लैंग्वेजेस हैं शेड्यूल में। देर इज़ नो डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस सॉर्ट ऑफ लैंग्वेजेस दैट आर इंक्लूडेड और विल बी इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल। ये कोई इसमें डिस्क्रिप्शन नहीं बता रखा कि किस लैंग्वेज को हम इंक्लूड कर सकते हैं और किस लैंग्वेज को इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। देर आर ओनली 2 रेफरेंसेज टू दीज लैंग्वेजेस इन द टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहला तो कहता है कि आर्टिकल 344(1)
ये कहता है कि विच प्रोवाइड्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ कमीशन, कि प्रेसिडेंट के द्वारा एक आयोग की गठन किया जाएगा, एक कमीशन का गठन किया जाएगा, विच शुड हैव अ चेयरमैन, जिसमें चेयरमैन होंगे और मेंबर्स होंगे जो इन शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस को रिप्रेजेंट करेंगे, जो बताएंगे कि किस तरह से लैंग्वेज को इंक्लूड किया जाना चाहिए। द पर्पज ऑफ द कमीशन इज़ टू मेक रिकमेंडेशंस फॉर द प्रोग्रेसिव यूज़ ऑफ हिंदी। जो कमीशन का जो काम है उसका काम यह है कि किस तरह से हिंदी का प्रोग्रेसिव यूज़ किया जा सके, उसको आपको बताना होगा। विच शुड हैव अ चेयरमैन, प्रोग्रेसिव यूज़ ऑफ हिंदी फॉर ऑफिशियल पर्पसेज ऑफ द यूनियन, कि ऑफिशियल पर्पसेज के लिए किस तरह से हिंदी का यूज़ किया जा सके, एंड फॉर रेस्ट्रिक्टिंग द यूज़ ऑफ इंग्लिश, और इंग्लिश का यूज़ हम कम करें। सेकंड रेफरेंस जो कहते हैं वो मिलता है आर्टिकल 351 में। उसका कहना ये है कि इट इज़ द यूनियन गवर्नमेंट्स ड्यूटी, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटी है टू प्रमोट द स्प्रेड ऑफ हिंदी, यानी हिंदी का जो प्रमोशन है उसको, जो हिंदी की जो स्प्रेडिंग है उसको प्रमोट करे, हिंदी जो है वो फैले, सो दैट इट बिकम्स अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ द कंपोजिट कल्चर ऑफ इंडिया। तो उनका कहना है कि एक मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन बन जाए, यानी कि एक जो एक्सप्रेशन करना है, यानी आपको जो एक्सप्रेस करनी है अपनी व्यूज़, उसका एक साधन बन जाए, उसका एक माध्यम बन जाए फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ द कंपोजिट कल्चर ऑफ इंडिया, एंड ऑल्सो टू एसिमिलेट एलिमेंट्स ऑफ फॉर्म्स एंड एक्सप्रेशन फ्रॉम हिंदुस्तानी एंड लैंग्वेजेस लिस्टेड इन द 8th शेड्यूल। तो हिंदुस्तानी लैंग्वेज और 8th शेड्यूल के अंदर जो लैंग्वेजेस हैं, सभी चीज़ों को वो एसिमिलेट कर लें अपने अंदर। तो इस चीज़ की बात की गई है। फिर बात आती है कि 1965 में जो प्रोटेस्ट हुए वो क्यों हो रहे थे। तो ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट जब 1963 में आया, वो इस चीज़ के लिए किया गया था क्योंकि 15 साल का पीरियड एक्सपायर होने वाला था 26 जनवरी 1965 को, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को जब कॉन्स्टिट्यूशन जिस दिन लागू हुआ, उसी दिन से इंग्लिश को 15 साल तक के लिए ऑफिशियल लैंग्वेज कह दिया गया, और वो 26 जनवरी 1965 को वो टाइमलाइन खत्म होने जा रही थी। इट्स ऑपरेटिव सेक्शन प्रोवाइडेड फॉर द कंटिन्यूइंग यूज़ ऑफ इंग्लिश नॉट विद स्टैंडिंग द एक्सपायरी ऑफ द 15 ईयर पीरियड। तो अब ये फोर्स में आया 26 जनवरी 1965 को, और डेट विच मार्क द कमीशन ऑफ 15 ईयर्स। तो एट दैट टाइम, उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर जो थे लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने भी यही कह दिया कि हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना चाहिए सभी पर्पसेस के लिए। तो इससे और भी ज़्यादा प्रोटेस्ट होने लगे। उसके बाद बात आती है कि 3 लैंग्वेज फार्मूला क्या है। इस इशू से डील करने के लिए कि हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए, या हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए, अलग अलग गवर्नमेंट्स ने 3 लैंग्वेज फार्मूला के ऊपर डिस्कशन किया कि 3 लैंग्वेज फार्मूला होना चाहिए। यानी सिंस द 1960s सेंटर की जो एजुकेशन पॉलिसी डॉक्यूमेंट रहा, उसने हमेशा 3 लैंग्वेज सिखाने की बात कही, जिसमें से एक हिंदी आती है, एक इंग्लिश आती है, और दूसरी कोई भी रीजनल लैंग्वेज है जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में। फॉर एग्जांपल, अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं या उत्तराखंड की बात करूं, यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश तो पढ़ाएंगे, साथ ही साथ यहाँ पे कोई भी दूसरी एक रीजनल लैंग्वेज पढ़ाएंगे जो भी हिंदी स्पीकिंग स्टेट से। मान लेते हैं रीजनल लैंग्वेज का मतलब हो सकता है कुछ भी, एक तीसरी कोई भी लैंग्वेज आपको पढ़ाया जा सकता है यूपी के अंदर, उत्तराखंड के अंदर। लेकिन अगर आप किसी दूसरे स्टेट में है तो वहाँ पे हिंदी, इंग्लिश एंड ऑफिशियल रीजनल लैंग्वेज इन अदर स्टेट्स। अगर आप किसी दूसरे स्टेट में, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल आप तमिलनाडु में हैं, तो तमिलनाडु के अंदर आपको जो ऑफिशियल रीजनल लैंग्वेज है उस स्टेट की, यानी कि तमिलनाडु की तमिल होगी, साथ में इंग्लिश और हिंदी भी आपको पढ़ाना चाहिए। तो ये 3 लैंग्वेज फार्मूला कहा गया अलग अलग सरकारों के द्वारा। इन प्रैक्टिस हाउएवर ओनली सम स्टेट्स टीच बोथ देयर प्रीडोमिनेंट लैंग्वेज एंड हिंदी बिसाइड्स इंग्लिश। तो अगर असलियत में देखा जाए, प्रैक्टिस में देखा जाए, तो बहुत कम राज्य हैं जो इस चीज़ को फॉलो करते हैं। जहाँ पर हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है वो तीसरी लैंग्वेज को पढ़ाते ही नहीं है। जहाँ पे हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है तो हिंदी और इंग्लिश ही वो सिर्फ पढ़ाएंगे, तीसरी लैंग्वेज हार्डली ही किसी स्टेट में पढ़ाई जाती है। तमिलनाडु जो है वो हमेशा से इस चीज़ के अगेंस्ट रहा है। तमिलनाडु का कहना ये है कि वो सिर्फ तमिल और इंग्लिश पढ़ाएंगे, अगर किसी को हिंदी सीखनी है तो वो खुद से सीख ले, वो नहीं सिखाएंगे। इट आर्ग्यूज दैट दोज हु नीड टू नो हिंदी कैन लर्न ऑन देयर ओन। तो जिसको हिंदी सीखनी है वो भाई खुद सीख ले। तो ये तमिलनाडु का कहना है, तमिलनाडु गवर्नमेंट का ये कहना रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ आती है वर्ल्ड ज्योग्राफी से अगर आप कहें या जियो पॉलिटिक्स से कहें, तो एम्ब्रॉयलिंग ट्रांसनिस्ट्रिया इन द रशिया यूक्रेन वॉर। तो ट्रांसनिस्ट्रिया एक रीजन है जो, और उसके रशिया यूक्रेन वॉर के बीच में ये जो रीजन है ये भी बहुत ज़्यादा चर्चा में है। इसको देख लेते हैं जरा, पहले कहाँ है, मैप्स के थ्रू देख लेते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो ये यूक्रेन का हिस्सा है और ये मोल्डोवा का हिस्सा है, और इन दोनों हिस्से के बीच में जो ये रेड कलर से ये जो शो हो रखा है, ये जितना भी रीजन है, तो ये सारा रीजन ट्रांसनिस्ट्रिया का रीजन है। ट्रांसनिस्ट्रिया का रीजन एक ऐसा रीजन रहा है, जब से सोवियत यूनियन टूटा 1991 से, तब से ट्रांसनिस्ट्रिया का रीजन जो है अपने आप को एक आज़ाद बताता है, इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में डिक्लेयर करता है। लेकिन ना तो मोल्डोवा उसकी इंडिपेंडेंसी को मानता है, ना ही रशिया उसकी इंडिपेंडेंसी को मानता है। ट्रांसनिस्ट्रिया की जो गवर्नमेंट है वो रशियन प्रो है, यानी कि रशिया के फेवर में है और चाहते हैं कि फ्यूचर में वो रशिया के साथ ही मर्ज हो जाएं। द स्मॉल रीजन वेस्ट बिटवीन मोल्डोवा टू इट्स वेस्ट। अब देखिए ट्रांसनिस्ट्रिया के वेस्ट में, पश्चिम में तो मोल्डोवा है और यूक्रेन जो है वो उसके
ईस्ट में है, रिस्क बीइंग ड्रैग्ड इनटू द ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट। ये रिस्क हो रहा है कि क्या इसको भी इस कॉन्फ्लिक्ट में, जो रशिया और यूक्रेन का जो चल रहा है, क्या इसको भी इसमें इंक्लूड कर लिया जाएगा। अगर हम ट्रांसनिस्ट्रिया का फाइल देखें, फैक्ट फाइल देखें, तो स्प्लिट फ्रॉम मोल्डोवा इन 1992, तो 1992 में स्प्लिट हुआ मोल्डोवा से, एमिड कोलैप्स ऑफ द सोवियत यूनियन बिकम अ सेल्फ डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंट स्टेट, क्योंकि इसने खुद ही को डिक्लेयर कर दिया सेल्फ डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंट स्टेट है, जिसको इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है, यानी कोई भी कंट्री इसको इंटरनेशनली नहीं मानता है कि एक आज़ाद देश है। रेफरेंडम हुआ 2006 में, उस टाइम पे कहा गया कि 97% लोग ने फेवर किया कि वो रशिया ज्वाइन करना चाहते हैं। ये अपना में एक सेपरेटिस्ट रीजन है दैट परमानेंटली होस्ट्स एस्टिमेटेड 1500 रशियन पीस कीपिंग ट्रूप्स। तो उस टाइम पे एक सेपरेटिस्ट रीजन है और हर समय यहाँ पे 1500 रशियन पीस कीपिंग ट्रूप्स, यानी कि जो 1500 रशियन सोल्जर्स हैं, वो करीब करीब यहाँ पे हमेशा रहते हैं। पॉपुलेशन 4,70,000 के आसपास है और 4000 स्क्वायर किलोमीटर का इसका एरिया है। तो अगर हम रीसेंट डेवलपमेंट्स देखें तो अप्रैल 25-27-2022 में अगर हम देखें तो ट्रांसनिस्ट्रिया के जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने कुछ इंसिडेंट्स बताए कि एक तो एक्सप्लोजन हुआ है वहाँ के सिक्योरिटी हेडक्वार्टर्स के पास में, और जिसको कहा जा रहा है कि यूक्रेनियन इन्फिल्ट्रेटर्स ने वहाँ पे आके हमला किया है। ब्लास्ट एट मयाक में हुआ है, रेडियो सेंटर में, यानी कई सारे ब्लास्ट हुए हैं वहाँ पे, जिससे अब ये दिक्कत आ रही है कि ये किया जा रहा है कि रशिया कुड यूज़ फ्लेयर अप ऑफ टेंशंस एज प्रिटेक्स्ट फॉर इन्वेजन, कि रशिया जो है ट्रांसनिस्ट्रिया में इन्वेजन कर सकता है, ट्रांसनिस्ट्रिया में घुस सकता है, इस मकसद से, ये कहते हुए कि यूक्रेन क्योंकि ट्रांसनिस्ट्रिया को टारगेट कर रहा है, इस वजह से यूक्रेन को वहाँ से हटाने के लिए वो वहाँ पे आ रहा है। इफ़ रशिया रीइंफोर्सेस ट्रांसनिस्ट्रिया इट माइट देन मूव ऑन टू यूक्रेन्स की पोर्ट ऑफ उड़ीसा। अगर रशिया ट्रांसनिस्ट्रिया के रीजन की तरफ से आएगा तो वो ईजीली जो उड़ीसा का रीजन है, जो उड़ीसा शहर है, आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे अगर रशिया ट्रांसनिस्ट्रिया के रीजन में आ जाता है तो वो यहाँ तक आ जाएगा, और यहाँ से आने के बाद जो उड़ीसा का रीजन है, ये जो उड़ीसा जो सिटी है यूक्रेन का, बहुत ईजिली यहाँ तक भी कब्जा कर सकता है रशिया। तो ये डर है कि अगर ट्रांसनिस्ट्रिया रशिया के अंडर आ जाता है तो उसके वजह से जो उड़ीसा शहर है यूक्रेन का, वो भी कॉन्फ्लिक्ट के अंडर आ जाएगा। तो ट्रांसनिस्ट्रिया कहाँ है ये हम देख चुके हैं। तो द डी फैक्टो स्टेट जो है वो मोल्डोवा और यूक्रेन के बीच में है। इसको रेमिनेंट ऑफ द सोवियत यूनियन भी कहा जाता है। ट्रांसनिस्ट्रिया ने खुद की इंडिपेंडेंस को डिक्लेयर कर दिया था मोल्डोवा से, जैसे ही सोवियत यूनियन का ब्रेकअप हुआ था 1991 में। व्हेन मोल्डोवन ट्रूप्स अटेम्प्टेड टू टेक ओवर द टेरिटरी 1990 टू 1992, ट्रांसनिस्ट्रिया जो था वो बच गया था, क्योंकि मोल्डोवन ट्रूप्स जो थे वो आए थे हमला करने के लिए 1990 से 1992 के बीच में, जिससे कि वो ट्रांसनिस्ट्रिया रीजन को कब्जा सकें। लेकिन उस टाइम पे रशियन सोल्जर्स वहाँ पे थे, तो इस वजह से ट्रांसनिस्ट्रिया रीजन मोल्डोवा के अंडर नहीं जा पाया। सिंस देन इट हैज़ रिमेन्ड फ्री ऑफ मोल्डोवन कंट्रोल। तो उसके बाद से मोल्डोवन कंट्रोल से वो फ्री है। हाउएवर मोस्ट कंट्रीज़ कंटिन्यू टू सी ट्रांसनिस्ट्रिया एज पार्ट ऑफ मोल्डोवा। लेकिन कई सारे कंट्रीज़ ट्रांसनिस्ट्रिया को मोल्डोवा का हिस्सा ही मानते हैं। अगर हम पॉलिटिकल मेकअप देखें ट्रांसनिस्ट्रिया का, तो ट्रांसनिस्ट्रिया को इंडिपेंडेंट कोई देश नहीं मानता, यहाँ तक कि रशिया भी नहीं मानता, और उसकी इकनॉमी जो है टोटली रशिया पे डिपेंडेंट है, चाहे वो सब्सिडीज़ के लिए हो, चाहे वो फ्री गैस के लिए हो। ट्रांसनिस्ट्रिया को जितना भी रिसोर्स प्रोवाइड किया जाता है वो सब रशिया की तरफ से किया जाता है। ज़्यादातर ट्रांसनिस्ट्रियंस जो हैं उनके पास डुअल सिटीजनशिप है, एक तो रशिया की और एक ट्रांसनिस्ट्रिया की, और किसी किसी के पास ट्रिपल सिटीजनशिप भी है, मोल्डोवा की भी है, रशिया की भी है और ट्रांसनिस्ट्रिया की भी है। अनलाइक द रेस्ट ऑफ मोल्डोवा, पूरा मोल्डोवा है वो रोमानियन लैंग्वेज बोलता है, लेकिन जो ट्रांसनिस्ट्रिया के रीजन के लोग हैं वो रशियन बोलते हैं और साइरिलिक स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं, जैसे कि रशियंस यूज़ करते हैं। उनकी खुद की गवर्नमेंट है जो कि प्रो रशियन रहती है, रशिया के फेवर में रहती है हमेशा। पार्लियामेंट है खुद की, आर्म्ड फोर्स है, कॉन्स्टिट्यूशन है, फ्लैग है और एंथम है। 2006 में जो रेफरेंडम हुआ था उसमें 97% लोगों ने कहा कि वो रशिया में ज्वाइन करना चाहते हैं। रशिया हाउएवर was not keen on this, but Transnistria is host to over 1500 रशियन पीस कीपर्स। तो 1500 रशियन पीस कीपर्स जो हैं वो हर समय ट्रांसनिस्ट्रिया रीजन में रहते हैं। नेक्स्ट आती है गवर्नेंस के ऊपर न्यूज़। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो क्वासी फेडरलिज्म के बात आ रही है बात, कि क्या इंडिया का जो स्ट्रक्चर है वो फेडरलिज्म ना हो गया, क्वासी फेडरलिज्म है। तो इंडिया कॉन्सिक्वेंसली अडॉप्टेड अ वर्जन ऑफ फेडरलिज्म दैट मेड द यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। अगर भारत में देखा जाए फेडरलिज्म का मतलब ये होता है कि जहाँ पर तीनों बॉडीज़ जो हैं, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, लेजिस्लेटिव हो, जुडिशरी हो, तीनों सेपरेटली काम करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स अलग अलग काम करती है। जो प्योर फेडरलिज्म होता है वो ये होता है। लेकिन इंडिया के अंदर अगर हम फेडरलिज्म की बात करें तो हम क्वासी फेडरलिज्म पे डिपेंड होते हैं, यानी कि जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है वो आपस में एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट हैं। ऐसा नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट इंडिपेंडेंटली कोई काम कर लेगा या सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिपेंडेंटली कोई काम कर लेगा। तो इंडिया जो है
वो एक यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो है इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे पे, देर बाय वायलेटिंग द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। जो एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसका एक वायलेशन हो गया ये। दैट इज ऑटोनोमस स्फेयर्स ऑफ अथॉरिटी फॉर यूनियन स्टेट गवर्नमेंट, यानी ऑटोनोमस अथॉरिटी नहीं है स्टेट गवर्नमेंट के पास, टोटल ऑटोनोमस अथॉरिटी नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी टोटल ऑटोनोमस अथॉरिटी नहीं है, यानी कि उन दोनों को एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना है, अकेले अकेले काम नहीं कर सकते। सिमिलर अदर कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स जैसे कि साइज़ और कंपोजिशन राज्यसभा का, अब इसमें राज्यसभा का जो साइज़ है वो उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि किस स्टेट के अंदर कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है। जिस स्टेट की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी राज्यसभा में उसकी सीटें भी ज़्यादा होंगी। एकिन टू दैट ऑफ द लोकसभा देयर बाय फेवरिंग लार्जर स्टेट्स। तो इसमें क्या है कि लार्जर स्टेट्स का फ़ायदा हो रहा है। जैसे यूपी की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है तो यूपी में से सबसे ज़्यादा मेंबर्स चुन के राज्यसभा में भी जाते हैं और लोकसभा में भी जाते हैं। आर्टिकल 3 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो अलाउ ये करता है कि यूनियन जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, किसी भी स्टेट की बाउंड्री को चेंज कर सकता है बिना उससे कंसेंट प्राप्त करे। इमरजेंसी पावर्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। कॉन्करेंट लिस्ट सब्जेक्ट्स हैं 7th शेड्यूल में। यूनियन पोजेसेस मोर अथॉरिटी देन द स्टेट बैरिंग अ फ्यू एक्सेप्शंस। तो जो कॉन्करेंट लिस्ट है 7th शेड्यूल हो गया, इन सब तरीक़ों से, या इमरजेंसी पावर्स हैं, इन सब तरीक़ों से सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर आ जाती है स्टेट गवर्नमेंट के मुकाबले। इंडिया सेंट्रलाइज्ड फेडरल स्ट्रक्चर वाज नॉट मार्क्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कमिंग टुगेदर। अब देखिए ये अगर आप लोगों ने पॉलिटी पढ़ी है तो उसमें आप इजीली इसको बता सकते हैं कि इंडिया जो है वो एक कमिंग टुगेदर का प्रोसेस नहीं है, ये एक होल्डिंग टुगेदर का प्रोसेस है। कमिंग टुगेदर का प्रोसेस है वो यूएसए में हुआ है कि यूएसए के जो अलग अलग स्टेट्स थे वो एक साथ आए, उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बना दिया। लेकिन इंडिया जो है वो कमिंग टुगेदर नहीं है, वो होल्डिंग टुगेदर है। यानी कि इंडिया की जो कैपिटल है न्यू दिल्ली, उसने सभी राज्यों को, आप मान के चल सकते हैं कि सभी राज्यों को अपने से बांध के रख रखा है। कोई भी राज्य उससे छोड़कर नहीं जा सकता। अगर कल को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का कोई स्टेट यूएसए से बाहर निकलना चाहे तो वो निकल सकता है, लेकिन इंडिया का कोई स्टेट चाहे कि वो इंडिया से बाहर निकलकर अपने आप को एक नया देश घोषित कर दे तो ऐसा भारत में नहीं हो सकता। अम्बेडकर ने, बी आर अम्बेडकर जो है, उन्होंने इंडिया की फेडरेशन को एक India's federation a union as it was indestructible, which is why the constitution does not contain words related to federalism। अम्बेडकर का कहना यह था कि इंडिया जो फेडरेशन है वो अपना में फेडरेशन ना होके यूनियन है। फेडरेशन का मतलब क्या होता है कि जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट होते हैं, जैसे कि राज्यों से मिलके जो भारत देश बना है, अगर ये फेडरेशन होता तो भारत के राज्य अपने आप में स्वतंत्र होते, और अगर वो कोई राज्य चाहता कि वो भारत देश से बाहर निकल जाए तो वो निकल सकता था। लेकिन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का कहना यह था कि भारत फेडरेशन ऑफ स्टेट्स ना होकर यूनियन ऑफ स्टेट्स है, यानी कि कोई भी स्टेट भारत देश को छोड़कर नहीं जा सकता। इसी वजह से फेडरलिज्म वर्ड को इस्तेमाल कम किया गया है या नहीं किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ही ऑल्सो सेड दैट इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन होल्ड्स रिक्विजाइट फ्लेक्सिबिलिटी टू बी फेडरल एंड यूनिटरी ऑन अ नीड बेसिस। अब देखिए ज़रूरत के अनुसार भारत संविधान इतना सही बनाया हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली द्वारा कि ज़रूरत के अनुसार वो फेडरल नेचर का भी हो सकता है और यूनिटरी नेचर का भी हो सकता है। वाइल द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हेल्ड किया था फेडरलिज्म, कि फेडरलिज्म जो है वो भारतीय संविधान का एक बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आता है, जो कि एस आर बोम्मई केस हुआ था 1994 का, उसमें। द कोर्ट ऑल्सो हेल्ड दैट द इंडियन वेरिएंट ऑफ फेडरलिज्म अपहोल्ड्स अ स्ट्रॉन्ग सेंटर इन द कुलदीप नायर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस ऑफ 2006। तो 2006 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि फेडरलिज्म जो है, जो इंडिया का जो वेरिएंट है फेडरलिज्म का, उसके तहत सेंटर स्ट्रॉन्ग हो जाता है और जो स्टेट हैं वो थोड़े से वीक हो जाते हैं। 4 रीजंस बताए गए कि 4 रीजंस क्या हैं जिसकी वजह से इंडिया ने इस तरह का सेंट्रलाइज्ड फेडरलिज्म स्ट्रक्चर अडॉप्ट किया। उसकी 4 रीजंस क्या हैं? सबसे पहले तो भारत का पार्टीशन जो हुआ, फर्स्ट वाज द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड द कॉन्कमिटेंट कंसर्न्स। तो जब भारत का पार्टीशन हुआ उसके बाद भारत में बहुत सारी दिक्कतें थी। उस टाइम पे खाने की दिक्कतें थी, लोग पढ़े लिखे नहीं थे। पार्टीशन के दौरान लाखों लोग इधर से उधर गए, कोई इंडिया से पाकिस्तान गया और पाकिस्तान से इंडिया आया। इस वजह से उस टाइम पे बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी। इस वजह से एक तो ये अपनाया गया तरीका। सेकंड रीज़न था एक नेशनल सिविक आइडेंटिटी। उस टाइम पे लोगों के अंदर, हालांकि महात्मा गांधी ने इसके लिए काफ़ी काम किया, अलग अलग जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उस टाइम पे काफ़ी काम किया, स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने काम किया, लेकिन फिर भी कई सारे लोग ऐसे थे जिनके अंदर नेशनल सिविक आइडेंटिटी का अभाव था, वो नहीं था उनके अंदर। अगर कोई आदमी गुजरात का है तो सोचता था कि वो गुजराती है, कोई महाराष्ट्र का है तो वो मराठी है, वो अपने आप को भारतीय नहीं समझता था। तो नेशनल आइडेंटिटी लाने के लिए कि आप महाराष्ट्रियन या गोवान या आप नागालैंड के नहीं हैं, आप भारतीय हैं, तो इस चीज़ को लाने के लिए भी इस चीज़ को किया गया, यानी कि सेंटर को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाया गया। तीसरा रीज़न था ऑब्जेक्टिव ऑफ बिल्डिंग अ वेलफेयर स्टेट, क्योंकि एक वेलफेयर स्टेट घोषित किया गया था भारत को डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाने के बाद, तो इसलिए वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए भी सेंटर को थोड़ा मजबूती दी गई। और चौथा रीज़न था एलिवेट इंटर रीजनल इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, कि जो इंटर रीजनल, अगर हम देखें तो अगर
हम एक ही क्षेत्र में देखें, अगर हम एक ही स्टेट के अंदर देखें तो एक स्टेट में कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस हैं और कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं। तो उनके अंदर जो ये इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, जो ये भिन्नता है दोनों जगह पे, उसको पाटना चाहिए। यानी कि जो गरीब डिस्ट्रिक्ट है उसको भी हमें क्या करना है, प्रॉस्परस बनाना है। तो इस सब चीज़ों के लिए भी सेंटर को मजबूती दी गई। फिर इंडिया ने मेंबरशिप ले ली ILO की, इंडियन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की। फिर नेहरू रिपोर्ट आई 1928 में, और फिर बॉम्बे प्लान आया 1944 में। इन सभी चीज़ ने एक सेंट्रलाइज सिस्टम के लिए पुश किया टू फोस्टर सोशियो इकोनॉमिक राइट्स एंड सेफगार्ड्स फॉर द वर्किंग एंड एंटरप्रेन्योरियल क्लासेस। नेक्स्ट आता है कि एक्स पेट्रोलियम सेक्रेटरी इज़ द न्यू एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर। जो प्राइम मिनिस्टर के जो नए एडवाइज़र हैं वो एक्स पेट्रोलियम सेक्रेटरी हैं। तो पहले जो पेट्रोलियम सेक्रेटरी रहे हैं तरुण कपूर, उनको अपॉइंट किया गया है एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट, जिसको चेयर करते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उन्होंने अप्रूव कर दिया अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर कपूर एज एडवाइज़र टू द प्राइम मिनिस्टर इन द PMO फॉर 2 years। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में 2 साल तक के लिए उनको एडवाइज़र के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट आता है GS3 की अगर न्यूज़ देखें, सबसे पहले साइंस एंड टेक्नोलॉजी से न्यूज़ आ रही है। इसरो ने टेस्ट किया है बूस्टर फॉर गगनयान। GSLV का जो Mark 3 रॉकेट है जिससे गगनयान मिशन को लॉन्च किया जाएगा, टू बी यूज्ड फॉर द मिशन विल हैव 2 HS-200 बूस्टर्स। तो HS-200 बूस्टर्स को टेस्ट किया जा रहा है। ये फर्स्ट स्टेज के बूस्टर्स होंगे जो रॉकेट को पावर देंगे जिससे कि वो लिफ्ट ऑफ कर सकें धरती से। तो इसरो ने सक्सेसफुली कैरी आउट किया है स्टैटिक टेस्ट ऑफ द HS-200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर, टेकिंग द स्पेस एजेंसी वन मोर स्टेप क्लोजर टू द कीनली अवेटेड गगनयान ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन। तो गगनयान जो है वो भारतीय इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डिक्लेयर किया था कि भारत का एक स्पेस फ्लाइट, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन होगा जिसमें कि इंसान जो है वो अंतरिक्ष में जाएगा। द टेस्ट वाज हेल्ड एट सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा। तो सतीश धवन स्पेस सेंटर जो है श्रीहरिकोटा में, वहाँ पे इसका टेस्ट किया गया। इसको डिज़ाइन किया और डेवलप किया है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम ने। पिछले 2 साल में वो इसको तैयार किया है मिलके। और HS-200 बूस्टर जो है वो एक ह्यूमन रेटेड वर्जन है, क्योंकि इसमें इंसान जाएंगे, इसमें जो मिशन जाना है गगनयान का, इस वजह से इसको ह्यूमन रेटेड वर्जन बनाया गया है जो व्हीकल में लगेगा GSLV Mark 3 में। GSLV Mark 3 रॉकेट जो है उसको यूज़ किया जाएगा गगनयान मिशन के लिए। इसके अंदर 2 HS-200 बूस्टर्स होंगे जो इसको सबसे पहले थ्रस्ट देंगे लिफ्ट ऑफ के लिए। HS-200 अपने आप में एक 20 मीटर लॉन्ग बूस्टर है जिसका डायमीटर 3.2 मीटर्स है और दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट ऑपरेशन बूस्टर रहेगा ये सॉलिड प्रोपेलेंट के साथ। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोपेलेंट का मतलब होता है यहाँ पे फ्यूल। अगर आप कहें तो सॉलिड फ्यूल इसमें डलेगा, ये पूछ सकते हैं, UPSC वगैरह पूछता है इसके लिए, UPPCS भी पूछ सकता है कि जो इसमें फ्यूल है वो सॉलिड प्रोपेलेंट रहेगा। उसके बाद ये और ध्यान रखिए कि इसरो के चेयरमैन कौन है, वो S सोमनाथ हैं, और VSSC यानी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के जो चेयरमैन हैं या डायरेक्टर हैं वो S उन्नीकृष्णन नायर हैं। इस टेस्ट के दौरान प्रेजेंट भी रहे। 3 प्रोफेशनल स्टेज है GSLV की। जो पहली स्टेज होगी वो तो HS-200 वाली होगी, सॉलिड वाली। दूसरी स्टेज होगी उसमें लिक्विड प्रोपेलेंट होगा, और तीसरी स्टेज होगी वो क्रायोजेनिक स्टेज होगी। नेक्स्ट आता है इंटरनल सिक्योरिटी से न्यूज़ आ रही है कि MHA ने रिपोर्ट करी है फ्लैग, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय ने कहा है कि NSCN-IM जो है नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, इसाक मोहिवा जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो अटैक कर रही है नागालैंड में। तो इसाक मोहिवा फैक्शन जो है NSCN का वो इन्वॉल्व रहा है 44% जो इंसर्जेंसी रिलेटेड इंसिडेंट्स रहे हैं नागालैंड में 2020 में, उसके पीछे NSCN-IM का हाथ रहा है। 2020 में ये कहा गया था कि इंसर्जेंसी रिलेटेड वायलेंस डिक्लाइन हो गए थे 42% अरुणाचल प्रदेश में, 12% असम में, 23% मणिपुर में और 45% नागालैंड में, अगर हम 2019 से कंपेयर करें। लेकिन जो 44% जो इंसिडेंट्स हुए 2020 में वो उसके लिए NSCN-IM जिम्मेदार है। नेक्स्ट आता है दिल्ली को कहा गया है कि दिल्ली एयरपोर्ट जो है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो सेकंड बिजिएस्ट एयरपोर्ट है दुनिया का। पहला जो सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट है वो USA का एटलांटा हार्ट्सफील्ड जैक्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये पहले नंबर पे आता है। दूसरे नंबर पे पूरी दुनिया में दिल्ली का एयरपोर्ट आता है IGI। और इसको रिपोर्ट कौन सी आई है, रिपोर्ट आई है ट्रैवल डेटा प्रोवाइडर OAG। तो OAG की जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग ये बात कही गई है। नेक्स्ट कहते हैं फैक्टर फॉर प्रीलिम्स। अगर हम देखें कुछ फैक्ट्स हैं प्रीलिम्स के लिए, तो जम्मू कश्मीर का जो डिलिमिटेशन हुआ है अभी, तो उसके जो डिलिमिटेशन कमीशन के जो चेयरमैन हैं वो कौन है, वो हैं सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, फॉर्मर जज हैं जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। तो इनको JNK का डिलिमिटेशन कमीशन का हेड बनाया गया था। JNU की जो VC हैं इस टाइम पे वो हैं शांति श्री धूलीपुदी पंडित। संतोष ट्रॉफी जो है वो फुटबॉल से रिलेटेड है। और UAE के जो प्रेसिडेंट रहे हैं शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान, उनकी मृत्यु हुई है 73 एज में।
तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछ सकते हैं कि ये जो प्रेसिडेंट रहे हैं जिनकी भी डेथ हुई है ये किस कंट्री के प्रेसिडेंट थे, तो ये यूएई के प्रेसिडेंट थे। तो दैट्स ऑल फॉर 16th एंड 17th ऑफ मे गाइस। तो 16th और 17th मे के ये करंट अफेयर्स थे। इसमें आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिएगा। अगर आपको कोई भी कोर्स ज्वाइन करना है तो आप मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।